हेलो। फ़ोन उठाते ही मैंने बोला, हाँ जीजा जी, क्या हाल है। उधर से देवेश बोला, हाँ बेटा, कैसे अपने जीजा जी को याद किया। मैंने उसे छेड़ते हुए बोला, अरे जीजा जी, आपको कभी भूलते हैं क्या। मैं तो बस ये कंफर्म कर रहा था कि आप कब आ रहे हो। देवेश ने पूछा, कहाँ आना है भाई। मैंने अनजान बनते हुए कहा, देखो जीजा, ये बात मत करो, मजाक मत करो। ये बताओ कब आ रहे हो। यार मेरी क्या ज़रूरत है, तुम्हारी दीदी हैं तो वहाँ। मैं क्या करूँगा आकर, मैंने कहा। ठीक है, अगर आप नहीं आओगे तो मैं शादी नहीं करूँगा, बोल देता हूँ लड़की वालों को। देवेश ने गुस्सा दिखाते हुए कहा। अरे अरे, ऐसा मत बोलो। तुम अगर शादी नहीं करोगे तो पूजा देवेश की होने वाली दुल्हन मुझे मार डालेगी। मैंने उसे छेड़ते हुए बोला। अच्छा फिर बताओ कब आओगे। देवेश ने बात खत्म करने के मूड में कहा। अरे तुम्हारी शादी से पहले आ जाऊंगा। मैंने भी बात खत्म करते हुए कहा। देवेश मेरे मामा ससुर का बेटा था और उसकी शादी होनी थी। गांव में उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में किसी पिछड़े से गांव में जाना था। बीवी जी पहले ही पहुंच गई थी और मैं अपनी ड्यूटी से छुट्टी लेकर रात 3:30 बजे वाली गाड़ी से बैठकर मामा ससुर के यहाँ पहुंच गया। असली कहानी तो अब शुरू होगी। मैंने जैसे गांव के लिए बस पकड़ी, सबसे पहले एक बीड़ी पीता हुआ आकर मेरे पास बैठ गया। मुझे वैसे भी स्मोक से एलर्जी है, मगर ये उन महाशय को कैसे पता होता। बीड़ी के धुएं का पूरा गुबार मेरे मुंह पर फेंकते हुए बोला, किधर बाबू, तुम्हें क्या। कहना तो ये चाहता था मगर सोचा देसी आदमी है, न जाने क्या बोले तो बोल दिया, गांव में ससुराल में बारात है साले की वही। अच्छा भैया, कौन बिरादर। जी ठाकुर का काम करत हो। अरे दादा, काहे परेशान करत हो, तुम अपने काम से काम रखो ना, मैंने झुंझलाते हुए कहा। अरे तुम तो यार खफा हो गए, ठीक मत बताओ, मगर एक बात सुनो, हमसे तो तड़ाक से बात नहीं करना, बता दे रहे हैं। ठाकुर होगे अपने घर के, हमारे बारन से हमसे मुँह जोरी ना करना, बताए दे रहे हैं। हाँ। मैं हतप्रभ एकदम बदली उसकी बोली और हाव भाव देखकर चौंक गया। मैंने क्या कहा उससे ऐसा जो वो इतना भड़क गया। तभी कंडक्टर आया और उस आदमी के एक झापड़ रसीद कर बोला, चल साले सिर्री पागल, हर रोज कोई न कोई सग मुँहजोरी करत, साला बवाली, चल खाले नीचे उतर, और उसकी बाँह पकड़ नीचे उतार दिया। अरे हम का कहीं हैं। अरे रमेशा सुन तो, कुछ नहीं है, कहा बाबूजी को। का बाबूजी कुछ कहे हम तो तुम पर, बोलो। वो नीचे उतरता हुआ बोला। मैंने तो मुंह ही घुमा लिया और सोचने लगा कि अभी तो सिर्फ पैर रखा है, आगे आगे न जाने क्या क्या होने वाला है, भगवान बचाए। और सोचते सोचते कब बस चली और कब हमारे गंतव्य की ओर बढ़ चली, पता ही नहीं चला। तो लीजिए हम चल पड़े अपने ससुराल की तरफ, अपने ही धुन में। अरे जीजा जी है, कोई छोटी बात है क्या है, हम जीजा बेटा एक बार रूठ जाए तो तबाही आ जाए। अगर किसी ने भी हमारी खातिरदारी में किंतु परंतु किया, कसम भोले बाबा की तांडव हो जाएगा। अभी बस से उतरेंगे कि पूरी ससुराल वाले पलके बिछाए बैठे होंगे। सुबह से 10 बार बस अड्डे तक घूम आए होंगे। अरे भाई हम आ रहे हैं मतलब कि जीजा जी, हमारी साली साहिबाएँ भी हार श्रृंगार करके बैठी होंगी। सुबह से खाने के बारे में सोच सोच कर उनकी जान मुट्ठी में आ चुकी होगी कि हम यानी जीजा जी क्या खाएंगे, मगर सोच नहीं पा रही होंगी। बार बार श्रीमती जी से पूछा जा रहा होगा उन्हें क्या पसंद है, क्या खुश होकर खा लेंगे। और श्रीमती जी ने भी हमारी पसंद की हजारों बातें बता दी होंगी। कम से कम 6 तरह की सब्जी तो बनी होगी और रायता भी, पुलाव भी होगा और पूरियाँ तो बनी ही होगी, मगर थोड़ा ही खाऊंगा, क्या फ़ायदा, तेजाब बन जाता है। बस जरा सा खाकर आराम से बिस्तर पर सो जाएंगे। बस इन्हीं ख्यालों में हम
खोए हुए खुद को महाराजा पटियाला की तरह महसूस कर रहे थे। और उस फीलिंग से में हमें ये खट्टारा बस भी मर्सिडीज बेंच लग रही थी। टूटी खिड़की से आती ठंडी हवा हमें यूं लग रही थी जैसे किसी ने सर्दी में भी एयर कंडीशन चला दिया हो, मगर अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे शायद जीजा जी हैं। माधोगंज वाले जल्दी खिड़की पास आ जाओ, वो मनहूस बस कंडक्टर चिल्लाया और हम अपने हवाई सफ़र से उतर फिर से ज़मीन पर उतार दिए गए। अरे भाई जरा देखना, हमें उतारना है, हमने बड़ी मुश्किल से खिड़की तक पहुँचते हुए कहा। का चलत बस से उतरियू आए, तनिक रोकाए तऊ हम उतरबे, काहे बिल्लाए रहे हऊ। एक बीड़ी पीना सा बुढ़ा हमें डटपते हुए बोला। हम भी सकपका से गए। हमरे सारे ख्वाबों में इसकी आवाज़ तेजाब सा डाल रही थी। बस मैं ही जीजा की इतनी इज्जत, खैर शायद ये हमें कहाँ जानता होगा। इस नासमझ को क्या पता जिससे ये बदतमीजी से बात कर रहा है, वो कोई और नहीं जीजा नामी प्राणी है। खटिया खड़ी कर देंगे, मगर छोड़ो, आम जनता है बेचारी, जीजा जी के कारनामे कहाँ जानती हैं। तो खैर हम उतर आए, मगर यहाँ हमें बस कंडक्टर अनुपम खेर के सिर जैसा साफ नजर आया। हमें लगा कहीं गलत जगह तो नहीं उतर गए। यहाँ तो हमारी पूरी ससुराल वालों ने फूल के हार लेकर खड़े होना था, मगर यहाँ तो इंसान के नाम पर सुअर घूम रहे हैं और दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा। हम अपना सामान घसीटते हुए बाहर निकले और बाहर आकर हमने फ़ोन निकाला और पहले श्रीमती जी को मिलाया। हेलो, हाँ आप आ गए, ठीक है, हम अभी बात करते हैं। हेलो हेलो, ममता ममता सुनो। और फ़ोन कट। हमने नंबर चेक किया। ये क्या बात हुई, इंसान को बात तो करनी चाहिए, ये तो ठीक नहीं है। हमने फिर से फ़ोन किया, रिंग जाती रही, मगर किसी ने उठाया नहीं। हम रो आंसे हो गए। इतनी इंसल्ट, हमें वो डायलॉग याद आ गया, गजब बेइज्जती है। मगर कोई बात नहीं, बीवी की तरफ से हो रही थी। वो तो एक शादीशुदा मर्द जानता है कि कितनी तक हो जाती है। ये तो अभी कुछ नहीं थी। हम भी दिल समझा रहे थे, शायद बिजी होगी, क्या करें, अब दिल ही समझाना था। फिर हमने अपनी शक्तियों का प्रयोग करने का सोचा और चलाया तीर। फ़ोन किया सीधा साले साहिब को और जल्दी से पहले उनको हाजिर होने का हुक्म सुना दिया। अभी शायद जीजा की में शक्तियाँ मौजूद थी कि साले साहिब तुरंत अपनी बाइक लेकर पहुँचे। अरे जीजा जी प्रणाम। ठीक है, कब से खड़े हैं यहाँ, क्या मालूम नहीं था, हम आ रहे हैं। अरे जीजा जी थोड़ा व्यस्त थे, दीदी भी अभी यहीं हैं, चूड़ी पहन रही हैं। आप बैठे, अभी दीदी के पास ले चलते हैं। अच्छा, तो श्रीमती जी ने अपने हाथ चूड़ी वालों को थमा दिए थे, अब वो हमारा फ़ोन कहाँ से उठाती। हमने सोचा और बोले चलो चलते हैं। अब हम जा रहे थे बीवी जी के पास, जिनके सामने बस हमारी एक ही शक्ति काम आती है, सहन शक्ति। हम चले जा रहे थे, साले की मोटरसाइकिल पर पीछे बैठकर सारा झोरा झंडा थामे। जीजा कुछ खाए हो या भूखे ही चले आ रहे हो, साले साहिब ने चाट पापड़ी की दुकान के पास गुजरते हुए कहा। अरे नहीं भाई, ट्रेन से आ रहे हैं, ससुराल से नहीं, जो हमें खिलाकर भेजती। हम खिसियाए तो पहले बैठे थे तो बोल दिया, तो साले ने घुमाई गाड़ी और लाकर मारी ब्रेक छुट्टन चाट भंडार के सामने और तैस से उतरे बाइक से बिना स्टैंड लगाए। और हम अगर लात ना लगा लेते नीचे तो बाइक के नीचे दबे पड़े होते। ए दादा, दुई पत्ता लगाओ जरा चटपटे, देखो जीजा आए हैं, हमारे साले साहिब ने विमल से अपनी जुबां केसरी करते हुए कहा। अरे जीजा तो मानो गाड़ी ही लूट लाए हों, इतना सामान लादे घूम रहे हैं, जीजा काम कुली ज़्यादा लगते हैं। और छुट्टन ना खीसे निपोर दी। अरे तुम काम से काम रखो अपना, वरना पैसे तो देंगे नहीं, और जो देंगे उसे देख आंखें बाहर आ जाएंगी, साले हंसी दबाते हुए कहा। हम बाइक पर अपना बैग और झोला संभालते हुए सोच रहे थे, साला हमें खिलाने लाए हैं, बेइज्जती करवाने, मगर क्या करते,
रूट कर भी घर भी नहीं जा सकते थे। 1200 किलोमीटर दूर थे अपने यहाँ से। तो सोचा इनकी दीदी से ही बेइज्जती का बदला लेंगे। गजब बेइज्जती है। चुपचाप एक चाट का पत्ता खाए और उधर साले के 2 पत्ते चाट दिए। साला हमें खिलाने लाया था या खुद खाने? अभी ये सोच ही रहे थे कि अरे जीजा वो 30 रुपए देना, हमारे पास छुट्टे नहीं हैं। मन महसूस कर रह गए। खातिरदारी मिले या ना मिले, मगर बेइज्जती और लूट तो अभी से शुरू हो चुकी थी। इधर हमें लाख ढूंढने पर खुले 30 रुपए ना मिले। 500 का है, हमने धीरे से कहा। अरे कोई बात नहीं, आप दो ये खुले कर देना, साले ने रुपए जैसे झपटते हुए कहा। छुट्टन ने 100 रुपए वापस करते हुए कहा, अरे कुछ पिछले बकाया भी था, वो हमने काट लिया है। हमारी तो जैसे धड़कन ही रुक गई, मगर पत्थर का कलेजा कर 100 के नोट की तरफ हाथ बढ़ा दिए। तभी साले के कान पे फ़ोन लगा लिया और बोला, हाँ मिल गए हैं, हमारे साथ हैं, चाट पापड़ी खिला रहे हैं। क्या? ठीक है, कितना? 10? ठीक है ठीक, अच्छा रखते हैं, आते हैं। फिर हमारी ओर मुखातिब होकर बोला, जिज्जी का फ़ोन था, इंतज़ार कर रही हैं आपका। और हाँ छुट्टन, 10 पत्ता और लगा दियो। हाँ और चटपटा सा लगाइयो, समझे? अरे जीजा वो जिज्जी मंगाई हैं, सब बैठे हैं दुकान पर, लड़का बच्चा। अरे पूरे गांव भखरी के लिए बनवाओ पत्ता। 10 से का होगा, जीजा तो आ ही गए हैं, अब पैसा का तो कोई कमी ही नहीं। क्यों जीजा जी? छुट्टन हमारे जले पर हरी मिर्च पीस कर लगा रहा था और हम खिसियाए से दांत निपोर रहे थे। अभी 100 रुपए ने हमारा बटुआ पूरी तरह से देखा भी ना था कि बेचारा फिर छुट्टन के गले में चला गया और हमारे हाथ में आ गए 10 के चाट के पत्ते। इंसान को यार्थाट में जीना चाहिए। हवाई महल बनाने से चाहे हुआ यूं कि जब मैं अपने सालों के साथ हाथों 500 रुपए की चपत लगवाकर और पूरे खानदान के लिए चाट पापड़ी ले कर दिए, हमें 500 रुपए की चपत ने अजीब तरह से बदल दिया। हमें जैसे कोई ज्ञान हो गया हो, जैसे दुनिया में सब सिर्फ दिखावा है, हम सिर्फ दुनिया में कार्य करने आए हैं। और कर्म करो, फल की इच्छा चिंता मत करो, फल तो कभी मिलता भी नहीं। हम बैठे बाइक पर जैसे किसी ने हमें कुली बनाकर रख दिया हो। अब जाकर हम पहुंच रहे थे अपनी देवी जी के समक्ष। जब हम एक बात बता देना चाहता हूँ कि हम भगवान कसम एक नाजुक से जिस्म मालिक हैं। हमें देखकर कभी लड़कियों को कॉम्प्लेक्स हो जाता था, हमेशा हमारे फिगर से जलती थी, मतलब हमारे जीरो फिगर से, और शादी के बाद भी हमारा जीरो फिगर मेंटेन है, जिस कारण देवी जी हमें कभी ऑफ स्लीव नहीं पहनने देती। पता नहीं हमारी खूबसूरती से जलती हैं या हमें नज़र लग जाने से घबराती हैं, मगर कहती ये हैं कि हम हाफ स्लीव में या टी शर्ट में ऐसे लगते हैं जैसे खेत में खड़ा धोखा। मगर हमें पता है खूबसूरती से ही जलती हैं, मगर असल बात बीबियाँ बताती कब हैं। हम वैसे इस बात को ध्यान में रखते हैं, कॉलर वाली शर्ट पहनते हैं, मगर अब तो हम टी शर्ट पहने हुए थे जिसमें हमारी सुराहीदार गर्दन देख बीवी जी आग बबूला हो गई। उनकी आंखों में एक आग सी बरसती नजर आने लगी और हमारी आंखों में डर के बादल मंडराते हुए नजर आने लगे। वो तो हमारे माँ बाप के घर में हमारी खुड़क देती है और इस समय तो हम उनके इलाके में थे। अब तो हमारा मुश्किल ही बचना है, मगर वो ना जाने क्यों बस चुप सी रही, देखती रही। जिज्जी जीजा ले आयन देखू, साले साहिब ने सेखी बखारी। देख रहन, और कोई परेशानी तो ना भई गाड़ी माँ? बीवी जी ने घूरते हुए पूछा। ना ना कोई परेशानी नहीं, हम सकुचाते हुए बोले। ले चाट पापड़ी खाई लियो, जीजा ले कर आए हैं। साले ने चाट पत्ता बीवी जी को देते हुए बोला। वालाई करे का आए चाट, पहली बार ससुराल आए लेकर आए चाट को तुमसे बताइस नहीं का, मीठो लेकर जाओ जात या कर वो बुलाओ। भड़कती हुई बीबी बोली। अरे हम नहीं, वो अभी मैं बता ही रहा था। अरे हम कहो जीजा जी का कुछ मीठा ले लो। पर ये बोले कि तुम्हारी जिज्जी का चाट बढ़िया लागत। 500 रुपये केरी साले ने
टप से बोल दिया। अब तो हमारी फट के फ्लावर हो गई और बाबा भोले भी हमें बचा नहीं पाएंगे। इसी बात का हमें भान हो गया था, मगर भोले बाबा तो कैसे हमें बचा सकते हैं? क्या बचा पाएंगे? साले साहिब ने खूब अच्छी तैयारी की थी हमारी क्लास लगवाने की, मगर हम तो बाबा शंकर के पहुँचे हुए भगत हैं। तो लगाई टेर बाबा को कि बाबा भगत संकट में हैं, तभी चमत्कार हुआ का। देखते हैं कि हमारे ससुर साहिब चले आ रहे हैं, सामने से कोनो काम से आए थे। बाजार तो अचानक मिल गए, हमें तो जैसे साक्षात भगवान नजर आ गए। तुरंत भगे उनकी तरफ। पापा जी हम आ गए और देखो सब सामान ले आए हैं। ससुर साहिब ने सामने दंडवत होते हुए हमने देखा, कहा, अरे बेटा आप इतनी देर से आए, बहुत इंतजार करवाया। चलो कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए, अब जल्दी घर चलो। हमसे बोले। हम तो चाहते थे जाना, तुरंत बोले चलो। पत्नी जी ने ऐसी तीखी नज़र से देखा मानो जैसे कोई उनसे उनका शिकार छीन कर ले गया। अरे फूफा जी हम ले आएंगे जीजा जी को। तभी वो मेरा जान का दुश्मन साला टप से बोल दिया। तब हमें समझ में आया क्यों लोग कहते हैं कि सारी खुदाई एक तरफ और जोरू का भाई एक तरफ। जब उसने ठान लिया था कि आज जीजू की क्लास लगेगी तो कोई कैसे बचाता। अच्छा फिर हम सामान ले जाते हैं, बेटा तुम इनके साथ आ जाना, ससुर जी बोलकर चल दिए। बहुत जल्दी पड़ी है घर जाने की। जब हम बैठे हैं बाजार में तो तुम कैसे चले जाओगे? हमने कोई चीज़ लेनी है तो हमें बताओ, कौन दिलवाएगा? कोई बाहर से आएगा। बीबी जी ससुर के जाते ही टूट पड़ी। अरे भाई ऐसी बात नहीं है, हम ही दिलवाएंगे जो हमारी देवी को चाहिए। हम भी अपने आप को सेफ साइड खेलते हुए बोले, पता है हमने अब तक कोई भी चीज़ नहीं ली। हम सोच रहे थे कि जब आप आओगे तो आपके साथ आपकी पसंद की चीज़ें लूँगी। पत्नी जी ने इठलाते हुए कहा। हमें ये बात सुनकर खुश हुआ चाहिए था। ना ना ना, यही तो मेरे जैसे भोले पंछी फंस जाते हैं। ये चाल थी हमारे और रुपए खर्च करने की। बीबी जी आने से पहले हमसे पूरा खर्च लेकर आती हैं, मगर यहाँ वो पैसे बचाकर फिर से मेरे पैसे पर शॉपिंग करना चाहती थी और दिए हुए पैसे बचा लेती। और जब हम जवाब पूछते तो बोल देती, वो तो भाई की शादी में नहीं खर्च हुए, भूल गए क्या? और जिस अदा से वो भूल गए कहती, हमें लगता हम सच में भूल गए होंगे। कोई इतना खूबसूरत इंसान झूठ तो नहीं बोलता, मगर ये छुपी हुई चाल होती है जिसे मैं हर बार की तरह कामयाब नहीं होने देना चाहता था। मगर वो स्त्री है, कुछ भी कर सकती है। बस क्या मान गया, पर बदले में हमें जो मिलने का वादा हुए था उसके लिए हम इतने पैसे और खर्च करने को तैयार हुए। क्या हुआ था, होना क्या था? लुट कर गए, डाका पड़ गया, दिन में ही पड़ गया। बेखुदी में सनम उठ गए जो कदम, आ गए पास हम, आ गए पास हम। गाना बज रहा था जब ससुराल में फाइनली पहुँचे। हमारे नाना ससुर जी को रफ़ी साहब से खास मोहब्बत है तो बस बजा रहे थे उन्हें। हमें आया देख पूरा घर इस तरह दौड़ा जैसे कि हम कोई अजीब सी प्राणी हैं और सब पहली बार देखेंगे इस प्राणी को। हमारे यहाँ रिवाज है कि लड़की के घर वाले चाहे बड़े हों या छोटे सब अपने दामादों के पांव छूते हैं। बस फिर क्या था, होने लगी दंडवत। अब शादी का माहौल है तो पूरा खानदान मौजूद था। सब झुक गया तो वो पड़ गए पैर। अब हम ठहरे हैं हेलो वाले, हमें आशीर्वाद देना कहाँ आता है। हम भी बेवकूफ़ी करते रहे। कुंवारी लड़कियों को सदा सुहागन रहो, सदा शादीशुदा को जल्द शादीशुदा हो जाए। बुजुर्गों को दूधो नहाओ पूतो बनो का आशीर्वाद देते रहे। अरे भाई सहरयाऊँ हई इनका पता कहीं का कहीं। जब उल्टे आशीर्वाद देने के लिए जब हमारी हंसी उड़ाने लगी तो हमारी सासू माँ ने बचाव में कहा, इन सब से निपट अंदर घुसेड़ दिया गया। हमें जहाँ पहले से ही 3-4 गद्दे मंदे से बचे बिस्तर पर पसरे बैठे थे। जीजा तुम बैठो, हम अभी नाश्ता पानी भेज रहे हैं। एक अंधेड़ उम्र के बंदे ने बात कही। हम इसके जीजा कैसे लगे? ये तो हमारे पापा की उम्र का है, पर जैसे हम हमारे शादीशुदा बंधु जानते होंगे, एक दामाद ससुराल
में जगत जीजा जी होता है। हम भी यही समझ चुप रह गए। बुड्ढो हो जाओगे, अक्ल नहीं आएगी। बीवी दान दनाती हुई अंदर आई, एक प्लेट में 2 लड्डू और कुछ भुजिया लेकर। हमने क्या किया? हमने बेचारगी से सवाल पूछा। जो बाहर ड्रामा करके आए हो, तुम्हें इतनी तमीज़ नहीं है किसको क्या बोलना है? पढ़े लिखो हो या झूठ बोलकर शादी कर ली? बीबी ने फिरफरते हुए बोला। उनके हाथ में लड्डू देख हमें लगा कि शायद यही लड्डू की बात लोग करते होंगे कि शादी का लड्डू खाए तो पछताए, ना खाए तो पछताए। हमने क्या बोला, क्या किया, जरा विस्तार से बताओ, या यूं ही ज्वालामुखी तरह फट जाती हो? हमने बीबी से जरा ऊंची आवाज़ में कहा। फूफा बुआ का मारिन, फूफा बुआ का मारिन। उन बच्चों में से एक बार आकर चिल्लाकर बोलते हुए भागा। काहे का हुईगा? तुरंत 5-10 लौंडे और औरतें कमरे में घुस आई। हमारी हवा खसक गई। अब पिते की अब पिते। हम बेचारगी से बीबी की तरफ देखने लगे। हमारा डरा हुआ चेहरा देख पत्नी महोदय को हंसी आ गई। और बताओ, गाड़ी में तकलीफ तो नहीं हुई? अरे तुम सब कहाँ घुस कर आए का हुआ? बीबी ने हमारे पास बैठकर उनकी तरह मुखातिब होते हुए बोला। यूं सारो आकाशवा बिना बात के फेरे चिल्लाई परत। कहीं सियाही मार रहे तुम्हारी मामा, ससुर ने कहा। अरे नहीं, यही काहे मरही हमका? बीबी ने हमारे कंधे पर सर रखते हुए बोली। मारियो नाही सकत। इतने में एक बड़ी डील डॉल वाला लड़का हमारी तरफ घूरते हुए बोला। काहे तुम का करियो? हमरे आदमी हमको मरही चाहे कटही, तुम का करियो? बीबी ने उसकी तरफ तीखे शब्दों से कहा। हम हैरान थे। सिर्फ पत्नियों को अपने पति का खून पीने और डराने का अधिकार होता है। अगर कोई दूसरा ये करता है तो उन्हें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। अच्छा तुम सब बाहर जाओ। हमारी पतली हालत देख बीबी ने उन सबको बाहर भेज दिया। देखो, अब ऊंची आवाज़ में बात मत करना, हमसे बता दे रहे हैं। अब लड्डू खाओ और चुपचाप लेटो इधर। तब तक हम तुम्हारा सामान रखते हैं। कपड़े उतार दो और हल्के कपड़े पहन लो। इतना बोला वो हमरे गाल पर एक चुम्मी ले और की चोटी काट कर चली गई। सख्त प्रदर्शन कर चुकी थी ना, और उससे मालूम था कि अब हम उसकी अधीनता स्वीकार कर चुके हैं। क्या करते इस हालत में? बगावत करते भी तो कैसे? हमने लड्डू नहीं खाए। अब क्या करते खाकर? कपड़े बदले और डरते डरते लेट गए। शाम कब की ढल चुकी थी। अब हमें नित्य क्रिया करनी थी। अब गांव में ये सुविधा सिर्फ औरतों को ही उपलब्ध है। आदमी तो कभी भी खेतों में एक कार्यक्रम करने जाते हैं। सुनो, हमने औरतों के झुंड में बैठी अपनी शेरनी बीबी को आवाज़ दी। का है? उसने वहीं से बोला। यहाँ आओ। मैंने उसे हाथ के इशारे से बुलाया। जाओ जीजा जी बहुत दिन से छूटे हुए हैं। थोड़ा लिपट चिपट जाओ। एक तीखे नैनों वाली ने कटाक्ष किया। तुमको ज़्यादा फिक्र है तो तुम काहे ना लिपट चिपट लियो? पत्नी ने भी उसे कटाक्ष का जवाब दिया और मेरे पास आकर खड़ी हो गई। सुनो, हमने टॉयलेट जाना है, हमने बेचारा समूह बनाते हुए कहा। राजू और रजुआ, बीबी से बाहर आवाज़ लगाई। तभी एक 15-16 साल का एक लड़का आया और बीबी ने उसे कहा कि जाओ जीजा, कहियाँ टट्टी फिरा लाओ। उसका यूं एकदम से बोलना हमें भौचक्का कर गया। इतने में उस लेडी गैंग में हंसी छूट पड़ी। तुम संग चली जाओ, का पता बेचारे अकेले करी पन्ही या नहीं। उसी कटीली नजरों वहीं वाली ने कहा। लागत आज जीजा करे संघे लिटहूँ, बहुते चिंता हो रही तुमका। बीबी जी ने कहा उसे। नहीं बहिनी, तुम्हारी चीज तुम रखो, उसने शर्माते हुए कहा। चलो जीजा। देसी दारू की बोतल में पानी भर राजू तैयार था। हम नित्य क्रिया के बुलावे के आगे झुककर बोल दिए। बहुते अजीब किस्सा हुए तब। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी? अगर कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। आगे की कहानी ज़रूर पेश करेंगे। और इसी कहानी के साथ वीडियो का एंड करती हूँ। और कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।